हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल डी यू आप पे। तो आज हम करने वाले हैं आपका जनसंचार और रचनात्मक लेखन का सिलेबस करने वाले हैं। तो बेसिकली यूनिट नंबर 1 जो आपका रहने वाला है रचनात्मक लेखन का सर्वरूप। तो इसमें हमें सबसे पहले मैं आपको यूनिट में बताऊंगा। इसी कंप्लीट जो आपका एईसी रहने वाला है, ये आपका 60 नंबर का पेपर होगा, जिसमें केवल मात्र 2 चैप्टर आपके आने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 1 आपका रहने वाला है रचनात्मक लेखन का सर्वरूप, एंड यूनिट नंबर 2 रहने वाला है विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन। तो यूनिट नंबर 1 जो आपका रहेगा रचनात्मक लेखन का सर्वरूप, उसमें हम पढ़ेंगे उसके सर्वरूप के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसका महत्व क्या है, रचनात्मक लेखन के विधिवत रूप कौन कौन से होते हैं, जनसंचार के माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन कैसे किया जाता है, जनसंचार के माध्यमों में हिंदी भाषा के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपका सब्जेक्ट का नाम रहने वाला है रचनात्मक लेखन की परिभाषा, तो परिभाषा में हम देखेंगे उसका मीनिंग क्या होता है। तो किसी व्यक्ति द्वारा अपने ज्ञान के आधार पर और बिना किसी के सहायता के किसी भी विषय पर लिखने जो कुछ नया तरीके से हो, यानी कि किसी भी विषय पर लिख रहे हो अपनी रचना यानी क्रिएटिविटी को दिखाते हुए दूसरों को काफ़ी अलग, जो दूसरों से काफ़ी अलग हो और रचना में पहली बार हुई हो, यानी कि फर्स्ट टाइम, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। ठीक है, पहली बार आपको रचनात्मक में पहली बार लिखी गई हो, उसे रचनात्मक लेखन कहते हैं। इन शॉर्ट, आपने किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी अ, प्रश्न के बारे में उत्तर दिया है, या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में लिखा है उस क्रिएटिव वे में कि आपसे पहले उसके बारे में किसी ने उस तरीके से डिस्क्राइब ना किया हो। रचनात्मक लेखन का अर्थ क्या है? रचनात्मक लेखन का सीधा अर्थ यह है कि किसी भी विषय पर किसी भी नई चीज़ की रचना करना। रचनात्मक लेखन के अर्थ में हम जैसे आगे देखेंगे, जिसमें लेखक अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों, कल्पनाओं को स्पष्ट माध्यमों से व्यक्त करता है। इसमें शब्दों का प्रयोग कुछ ढंग से किया जाता है ताकि पाठकों को उपयोग द्वारा प्रभावित किया जा सके। रचनात्मक लेखन की कला साहित्य, कविता, कहानी, नाटक आदि में जैसे शामिल होती है। ठीक है, तो अब हम आपको देखेंगे अन्य रचनात्मक लेखन के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो साहित्य रचनाएं एकमात्र लेखन विधा नहीं है जिसमें रचनात्मक लेखन के रूप में वर्णीकृत किया जा सकता है। कुछ अन्य रचनात्मक लेखन जैसे शामिल है, जैसे आप भाषण जो देते हो वो भी रचनात्मक, यानी कि द वे ऑफ स्पीकिंग, यानी किस तरीके से आप बोल रहे हो। ब्लॉग बनाते हैं जो लोग, विज्ञापन तैयार करते हैं, निबंध लिखते हैं, जर्नल, प्रतिक्रियाएं, पत्र और ईमेल। रचनात्मक लेखन के विषय जैसे टेक्नोलॉजी में बदलती दुनिया, शिक्षा का महत्व, बचपन बचाओ, किताबों का महत्व, मोबाइल फ़ोन एवं एकाकी आदि की लत। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से कौन कौन से रचनात्मक लेखन के अर्थ क्या हैं, उसके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, और जैसे ब्लॉगिंग, पत्र और रचनात्मक लेखन के विषय, यानी कि कौन कौन से टॉपिक से आप बोल सकते हो। अब आते हैं जनसंचार। जनसंचार के लिए रचनात्मक लेखन। संचार क्या होता है और जनसंचार क्या होता है? ठीक, ये 2 शब्दों से बना हुआ है। तो संचार के बारे में देखते हैं। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का लिखित, मौखिक या हृदय और अन्य माध्यमों के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, उसको हम लोग बोलते हैं संचार। यानी किसी भी भावनाओं को व्यक्त करते हुए लोगों को उस बारे में जोड़ना। जनसंचार क्या होता है? प्रत्यक्ष संवाद के बजाय एक तकनीकी या यांत्रिक माध्यमों के द्वारा समाज में एक साफ विशाल वर्ग को संवाद कार्यक्रम करना, उसको बोलते हैं जनसंचार। जनसंचार के माध्यम अखबार, रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट आदि, ये जो चीज़ें हैं ये आप अपने पेपर में भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई आपको नंबर नहीं कटेंगे। ओके। रचनात्मक लेखन का महत्व। सृजनात्मक लेखन और रचनात्मक लेखन एक ही हैं, एक ही महत्व होता है दोनों का। यह लेखन की एक प्रतिक्रिया है जिसमें सृजनात्मक और अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है कि यह मनोहारी एवं उत्कृष्ट और प्रभावी लेखन को विशेष बनाता है, जो पाठकों को उद्दिष्ट करने, सोच को बदलने एवं नई प्रतीश को विशेष प्रयोग से क्षमता प्रदान करता है। रचनात्मक लेखन के विधिवत रूप कौन कौन से रूप होते हैं? तो रचनात्मक लेखन के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं। फ्रिक्शन, यानी कि उपन्यास और लघु कथाएं,
क्रिएटिव नॉन फिक्शन, कविता एवं पटकथा लेखन, नाटक, फिल्में और टीवी शोज़, यह सभी रचनात्मक लेखन की शैली एवं परंपरा है। उन्हें उत्कृष्ट और दिलचस्प बनाती हैं। कथा साहित्य के अधिकांश टुकड़ों में एक ही कथानायक, सेटिंग की भावना एवं विश्व और एक निश्चित वर्णन करता है। कथा परीक्षक होता है जो कल्पना आदि। देन अब हम देखते हैं अपने क्रिएटिव नॉन फिक्शन क्या होता है। क्रिएटिव नॉन फिक्शन क्या होता है? व्यापक रूप से एक विभिन्न हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसमें से सेटिंग भावना है, यानी कि नॉन फिक्शन तरीके से, यानी जैसे आप एनिमे देखते हो, यानी कि वो रियल में नहीं होते हैं, लेकिन वो उस तरीके से बनाए जाते हैं। वो अपने कल्पना पे आधारित होते हैं, उन पे सोच पे। जनसंचार माध्यमों के लिए स्थान लेखन का प्रभाव। आजकल जन प्रधान समाज के जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे जीवन शैली की जनसंचार का काफ़ी असर है। अखबार पढ़े बिना लोगों को सुबह नहीं होती। नहीं पढ़ना, वो टीवी, रेडियो माध्यमों से समाचार जो लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है वो दी जाती है। युवा पीढ़ी जो होती है इंटरनेट के माध्यमों से अपने जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम अपने भावनाओं का आदान प्रदान करती है। कुछ खरीदने बेचने के लिए विज्ञापन की ज़रूरत है। मनोरंजन के लिए टीवी आदि संचार बिना जीवन की कल्पना असंभव करी जा सकती है। और यह सब जनसंचार के पीछे या उसके एक व्यक्ति की सोच, विचार, बुद्धि, ज्ञान होता है जिससे वह स्वयं रचित करता है। वह जनसंचार लेखक ही होता है। जनसंचार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं कि यह किसी भी विशेष वर्ग के लिए नहीं होता है, यह सभी साधारण जनता के लिए होता है। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भैया जनसंचार की विशेषताएं बताओ। ये आपका 15 नंबर तक आ सकता है। यह लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। यह अपनी सूचना व तीव्र गति से पहुंचाता है समाचार आदि के माध्यमों से। ठीक है। अब हम आपका देखेंगे जनसंचार के माध्यमों की हिंदी भाषा। तो जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे तो संचार हो या जनसंचार की राजनीतिक संचार, इन्हीं सभी हिंदी भाषा के योगदान रहा है। यानी कि राजनीतिक संचार में क्या होता है, इन्हीं भाषा का योगदान रहा है। जैसे आप देखते हो कि जो भी बड़े बड़े नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, वो क्या करते हैं, द वे ऑफ स्पीकिंग, द वे ऑफ उनके बोलने के तरीके को, जो ऑडियंसेस को, जो भी उनके लोकप्रिय लोग होते हैं, जो उनको पसंद आते हैं, अगर वो उनके बोलने के तरीके से वो प्रभावित होते हैं, तो क्या करते हैं कि वो उनको सुनते हैं बेसिकली। जैसे आप ले लो आपके आचार्य नरेंद्र देव जी, या फिर आप ले लो मोदी जी। उनका जो बोलने का जो तरीका होता है वो लोगों को पसंद आता है। तो राजनीतिक नेता जो होते हैं, अगर उनके बोलने के तरीके है लोगों को प्रभावित करता है तो वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि भारत देश में अधिकतम विधि हिंदी ही बोली जाती है और समझी जाती है। यह हिंदी भाषा लोगों को विषय संचार के माध्यम बनाती है। जैसे आप देखोगे कि एक गुजराती और एक पंजाबी को आपस में सूचना आदान प्रदान करना हो तो वह हिंदी में करेंगे, क्योंकि उन दोनों एक ही दूसरे की भाषा नहीं आती। हिंदी द्वारा जो अपने भावनाओं और का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर नेशनल न्यूज़, अखबार, चैनल तथा फिल्मों, नाटक, पुस्तकों आदि अधिकतम हिंदी में होती है, क्योंकि लोग इसे आसानी से समझ पाते हैं और जनसंचार का एक माध्यम बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका था यूनिट नंबर 1 समाप्त। अब यूनिट नंबर 2 मैं सोचता हूँ कि फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में डालूँ। तो इसका हमने शॉर्ट में क्या देखा कि जनसंचार और रचनात्मक लेखन के लिए हिंदी भाषा एक हमेशा से ही एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया है, क्योंकि सचरात क्योंकि सार्वजनिक और बड़े क्षेत्रों के हिसाब से जनसंचार के लिए वह भाषा अधिकतम समझी जाती है और उसका जो है वो योगदान उसमें प्रदान करती है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 1 ऑफ जनसंचार। ठीक है, तो बिना किसी, अगर आपको कोई भी चीज़ है बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझाया गया है, तो बिना किसी देरी के थैंक यू फॉर वॉचिंग।